शुरू करें बच्चे लोग? Yes, sir. एनर्जी लेवल क्या है आज का? 5:30 बजे वाला? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है, अच्छा है। हाँ सर। देखा, एक फोन घुमाया, लेक्चर 5:30 का करवाया। बोलो और कितना जल्दी चाहिए? नहीं सर, ये बराबर है क्योंकि फिर कॉलेज का भी लेक्चर होता है ना 4:30 को, तो बीच में आधा पौना घंटा मिल जाता है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग ड्रॉप एंड बबल्स पे थे। लास्ट टाइम डिस्कशन हमारा ड्रॉप्स एंड बबल्स पे एंड किया था हमने। ड्रॉप का शेप आपने देखा रहेगा, जब टैप वाटर से कोई भी एक लिक्विड का ड्रॉप फॉल होता है, आपने शेप तो देखा रहेगा, इमेजिन किया होगा आपने कैसा होता है। पर वो जब ड्रॉप वहां से रिलीज होकर
अर्थ तक पहुंचता है, यानी लेवल तक, हॉरिजॉन्टल सरफेस तक पहुंचता है, तब तक उसका शेप है ना 2-3 बार चेंज होता है। मोस्टली वो स्फेरिकल रहता है, बट जस्ट वो नीचे पहुंचने से पहले इलोंगेट होता है। अगर आप स्लो मोशन कैमरे में देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि वो ड्रॉप्स जो है वो एक शेप बनाकर आगे ट्रैवल करता है। रेन वाटर जो है, रेन ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉप, ये काफी ऊपर से आते हैं ना, तो इनिशियली उनका शेप वैसा होता है, बट जब वो अर्थ तक पहुंचे तब तक वो इलोंगेटेड लाइक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे भी वो ड्रॉपलेट्स काफी सारे ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन होता है। हम टैप वाटर की बात करें तो वहां पर ड्रॉपलेट्स भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट डिस्टेंस कम होता है टैप वाटर का अर्थ सरफेस से, इसलिए वो मोस्टली स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप के पीछे रीजन दो है। एक तो लिक्विड के पास एक टेंडेंसी है कि वो कम से कम सरफेस एरिया ओपन करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहता है, तो जितना हो सके स्फेरिकल बॉडी अपने आप को ऑल साइड से कवर करने की कोशिश करती है, इसलिए जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल बन जाता है। और दूसरा, ग्रेविटी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए ड्रॉप स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, फिलहाल केस के लिए हमने क्या लिया, लिक्विड ड्रॉप एंड स्मॉल बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन डोमिनेट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। This this force always tries to minimize the surface area of the liquid. A bubble or a drop does not collapse because the resultant of the external pressure and the force of surface tension is smaller than the pressure inside a bubble or inside a liquid drop. अब बाहर का प्रेशर होता ना, बाहर का प्रेशर, तो वो बाहर का प्रेशर भी लिक्विड को ड्रॉप बनाने में हेल्प करता है। हालांकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, क्लियरली इन्होंने लिखा है बबल और ड्रॉप डज नॉट कोलैप्स, बबल और ड्रॉप डज नॉट कोलैप्स एंड द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, एक सेकेंड, एक लाइन छूट गया मेरा। A bubbles or a drop does not collapse because the resultant of the external pressure and the force of surface tension is smaller than the pressure inside a bubble or inside a liquid drop. ऑफ कोर्स अंदर प्रेशर ज्यादा है। अभी हम लोग है ना थोड़ा इमेजिनेशन करके देखते हैं, हम लोग सिर्फ बबल्स को लेंगे और बबल्स डबल लेयर होते हैं, तो जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ट्वाइस करना पड़ेगा अगर हम लोग बबल्स का डेरिवेशन करेंगे तो। बट अगर बबल्स के शेप को देखकर ड्रॉप के शेप को कंपेयर करें तो ड्रॉप भी स्फेरिकल है, बबल्स भी स्फेरिकल है। ड्रॉप में सिंगल लेयर होता है अंदर, बबल्स में डबल लेयर होता है अंदर। ड्रॉप के अंदर लिक्विड होता है, बबल्स के अंदर हॉट एयर होती है। ड्रॉप के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बबल्स के बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बाहर का दोनों केस के लिए प्रेशर सेम है, दोनों केस के लिए अंदर का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे लिखा है यहाँ पर कि रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर एंड द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज स्मॉलर देन द प्रेशर इनसाइड अ बबल और इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मतलब इनका कहने का मतलब है कि बबल के अंदर का या ड्रॉप के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर से। बस इसी पॉइंट को ध्यान रखो आप लोग, और उस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ स्फेरिकल ड्रॉप एज शोन इन द फिगर, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। लेट पी बी द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप एंड पीओ बी द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। As the drop is spherical in shape, the pressure inside a drop is greater than PO, the pressure outside. Therefore, the excess pressure inside the drop is PI minus PO. Finally, हमें डेरिवेशन PI minus PO का निकालना है। तो अभी PI minus PO मतलब एक्सेस प्रेशर हो गया ये, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, लेट R be the radius of a drop which is increases from R to R plus delta R. इनिशियल ड्रॉप का जो ये ड्रॉप लिया इन्होंने, बबल्स नहीं लिया है, तो डेरिवेशन ड्रॉप के ऊपर लिया है और फाइनल बाद में बबल्स में कन्वर्ट किया है। तो फिलहाल हम लोग ड्रॉप के बारे में देख रहे हैं। लेट R be the radius of a drop which is increases from R to delta R, where delta R is a very small, so that the pressure inside the drop remains almost constant. अभी यहाँ एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है ड्रॉप का तो ड्रॉप की साइज बड़ी हो रही है, और अगर साइज बड़ी होगी तो अंदर का प्रेशर हल्का सा कम होना चाहिए बाहर के प्रेशर के डिफरेंस में। मतलब अंदर का प्रेशर पहले ज्यादा है, बाहर का नॉर्मल है, तो अंदर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा बाहर के हिसाब से, बाहर का सेम रहने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू भी ले लेता हूं मैं। मान लो अंदर का प्रेशर 1.5 है और बाहर का 1 है, तो किसका प्रेशर ज्यादा है? इनसाइड प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर लेस है। डिफरेंस इन प्रेशर क्या आएगा? एक्सेस प्रेशर, यानी पीआई माइनस पीओ कितना आएगा? 0.5।
बराबर। बट जैसे जैसे ड्रॉप का साइज बड़ा होगा ना, अंदर का प्रेशर थोड़ा कम होते जाएगा। 1.5 से कम होकर वो 1.2 हो सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। 1.2 हो सकता है या 1.3 हो सकता है, चलो 1.3 लेते हैं। तो अंदर का प्रेशर 1.5 से कम होकर 1.3 होगा, बट वो बाहर से तो ज्यादा ही रहेगा। तो अभी एक्सेस प्रेशर का जो डिफरेंस है ना वो कम होना चाहिए, 0.5 को छोड़कर 0.3 होना चाहिए। यहां तक समझ में आया? यस। हाँ। बट ये लोग वर्डिंग में लिखकर ऐसे दिखा रहे हैं कि अगर रेडियस बड़ा भी हो रहा है ना, तो भी प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ड्रॉप बड़ा भी हो रहा है ना, तो भी अंदर का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये चीज थोड़ी खटकती होगी आपको, या नहीं समझती होगी, या आपने नोटिस ही नहीं किया होगा, मैंने नोटिस करवाया। तो इसका आंसर ये है कि कई बार है ना रेडियस इतने मार्जिनल लेवल से बढ़ता है कि उसको मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है उस इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रेडियस मेजर करते हैं। तो मान लो अगर रेडियस मैंने स्केल से मेजर किया है, तो स्केल में डेल्टा आर मेजर नहीं हो पा रहा है, इसलिए डेल्टा आर इंक्रीज तो हो रहा है बट मेजरेबल नहीं है। तो अगर वो मेजरेबल नहीं है तो वो नोटिसेबल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा प्रेशर के ऊपर। ये हम लोग फिजिक्स का है ना बेनिफिट ऑफ डाउट उठा रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है? चीजें बदल तो रही है बट उतनी भी ज्यादा नहीं कि वो दूसरे को इम्पैक्ट कर सके। बट इसका ये मतलब नहीं कि चीजें नहीं बदल रही है, बदल रही है जरूरी। तो ये ना दो तीन जगह नहीं, बहुत जगह पे हमने ये बेनिफिट ऑफ डाउट फिजिक्स का उठाया है। चीजें बदलते तो है बट बोलते हैं कि उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। हालांकि हमने बोला है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू दैट, बट अगर दिस में चेंज हो रहा है तो दैट में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये फिजिक्स का बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग दिस को मेजर कर रहे हैं, उसके मुकाबले डेल्टा जो चेंज है वो मेजर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग उसको चेंज नहीं हो रहा है ऐसा मानेंगे, जबकि एक्चुअल में हो रहा है। कुछ गया दिमाग में? यस। ओके। Let the initial surface area of a drop be A1, which is 4 pi r square, जो initial surface area है। Final surface area after increment के बाद क्या होगा? A2 equal to 4 pi r plus delta r the whole square। अभी रेडियस थोड़ा बढ़ चुका है, r से r plus delta r हो चुका है। तो अभी यहाँ पर फाइनल सरफेस एरिया क्या आएगा? r plus delta r the whole square into 4 pi। अब इसको देखो हमने हाँ बोल ना, बोल बोल। तो डेल्टा आर अगर नेग्लिजिबल है तो फिर आर प्लस डेल्टा आर तो आर ही होगा ना फिर फाइनली। हाँ ये सही बोला, बट वापस से फिजिक्स का बेनिफिट ऑफ डाउट वही है कि डेल्टा आर है ना मेजरेबल टर्म्स में नहीं इंक्रीमेंट हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, हुआ है ना। और वो उतना छोटा भी नहीं कि वो जीरो हो। ओके। चलो मैं इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक विंडो है। आपको बोला क्या विंडो का लेंथ मेजर करो। विंडो का लेंथ मेजर आपने किया? हेलो? यस सर। हाँ सुन रहे हो ना? नहीं, दो तीन आवाज आ रहे थे, मुझे मुझे लगा आपने बीच में कुछ बोला नहीं। तो आपके सामने विंडो, उसका लेंथ आपने मेजर किया, लेंथ आया करीबन 150.3 सेंटीमीटर। ओके। मैंने आपको लेंथ एक चीज का मेजर करने बोला और सडनली मैंने ऐसी चीज का लेंथ मेजर करने बोला जो आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा। मैंने बोला ये नीडल है, इसका भी लेंथ मेजर कर लो। चलो नीडल का लेंथ नहीं, सॉरी डायमीटर मेजर करो। ये लो नीडल लो, इसका डायमीटर मेजर करो। इंस्ट्रूमेंट मैंने चेंज ही नहीं किया, आपके हाथ में स्केल था, मैंने स्केल ही रहने दिया। तो अभी स्केल में आप उस डायमीटर को फिट करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्केल का सबसे छोटा जो यूनिट है जिसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, उसके ऊपर रखने के बावजूद भी डायमीटर आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डायमीटर ऑफ नीडल इज लेसर देन द 1 मिलीमीटर। तो आप बोलोगे सर डायमीटर तो पता ही नहीं इसका कितना है, बट मैं बोलूंगा कि फिर भी मेजर करके बताओ कितना है। आप बोलोगे सर नहीं हो रहा है मेजर। तो ये क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं हो रही है। जबकि आपने विंडो का अच्छे से मेजर किया, डायमीटर ऑफ इसका नहीं निकाल पा रहे। हाँ वर्नियर कैलिपर से होगा आशीष, सही बात है, बट मैं आपको वर्नियर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको स्केल दे रहा हूँ। दो ऑब्जेक्ट आपको मेजर करनी है, तो स्केल से आप विंडो का लेंथ मेजर नहीं कर पाओगे, अरे वर्नियर से, वो सिर्फ स्केल से होगा। तो ऐसे में आप है ना डायमीटर ऑफ नीडल क्या लोगे? नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट जीरो। बट दैट डजंट मीन कि वो जीरो है क्या वो जीरो?
नहीं है, नो सर। है ना। तो इट इज 0.07, 0.05 ऐसा कुछ है, पर आपका स्केल सिर्फ 0.1 मेजर कर सकता है, 0.07 या 0.05 मेजर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब नीडल का इस कंपैरिजन में वैल्यू 0 है, बट दैट डजंट मीन कि उसका रियल वैल्यू 0 है। बिल्कुल वैसे ही रेडियस के सामने डेल्टा आर छोटा है, रेडियस के सामने डेल्टा आर छोटा है, बट डेल्टा आर रियली 0 नहीं है, इसलिए आर प्लस डेल्टा आर आपको लेना ही पड़ेगा। समझ गए? यस सर। Okay. Now, final radius is final surface area is 4 pi r plus delta r the whole square. अभी r plus delta r है तो हम उसे ओपन करेंगे, a square plus 2ab plus b square करेंगे, तो नीचे देखो स्टेप में दिख ही रहा है r square plus 2r delta r plus delta r square। आगे जाकर 4 pi तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो तीन टर्म बन गए, 4 pi r square plus 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square। अब डेल्टा r वेरी स्मॉल है तो डेल्टा r का स्क्वायर और छोटा होगा। क्यों जानते हो आप? 0.2 का स्क्वायर कितना होता है? 0.2 का स्क्वायर कितना होता है? अरे बोलो, 0.2 का स्क्वायर कितना होता है? 0.04। हाँ, तो वो 0.2 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। डेफिनेटली। अगर वैल्यू, हाँ वैल्यू छोटी है और उसका स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू और छोटा हो रहा है। दैट मीन्स डेल्टा आर अगर छोटा है, डेल्टा आर स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, मतलब वो तो इतना छोटा है कि हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा बाकी सारे टर्म्स के कंपैरेटिवली। इसलिए देख, डेल्टा आर स्क्वायर वाला टर्म हमने हटा लिया, तो बचा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। ये हमारा फाइनल सरफेस एरिया आया। अभी कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ? तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज डी ए विच इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो डिफरेंस निकाला तो 4 पाई आर स्क्वायर दोनों केस में था, वो माइनस हो गया, बचा कौन? 8 पाई आर डेल्टा आर। ये 8 पाई आर डेल्टा आर क्या है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर ये ड्रॉप है तो 8 पाई आर डेल्टा आर, अगर ये बबल्स होता तो 16 पाई मल्टीप्लाई होता सर। मल्टीप्लाई 2 से होता, क्योंकि डबल लेयर होता है। तो 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू 2 मतलब 16 पाई आर डेल्टा आर हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे जाते हैं। अब ये सरफेस एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो अपने आप हुआ है या किया है किसने? किसने तो किया है, अपने आप तो नहीं हुआ है। और अगर जिसने भी किया है उसने वर्क डन किया होगा। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द सरफेस एरिया बाय डीए इज स्टोर्ड एज एक्सेस सरफेस एनर्जी। इस चीज को समझना, किसने वर्क डन किया है वो लिखा नहीं है, बट वर्क डन हुआ जरूर है। किसके ऊपर? सरफेस एरिया पे। क्योंकि सरफेस एरिया स्ट्रेच करके बड़ा हुआ है, इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया बाय अमाउंट डीए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। पर ये जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक फॉर्मूला है जो अभी यूज नहीं किया है। पर वर्क डन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ये हमने पीछे डेरिवेशन में देखा था, तो वो फॉर्मूला हमने लिया है, dw इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। ठीक है, टी एज इट इज, डी ए की जगह पे ऊपर वाला टर्म 8 पाई आर डेल्टा आर, तो ये हमने dw लिया। दिस dw इज वर्क डन which is increasing the surface area by d amount which is stored in the form of surface energy। ये वर्क डन भी है और सरफेस एनर्जी का भी वैल्यू है। आगे, this work done is also equal to the product of force which causes increase in the area of a bubble या drop and the displacement delta r which is the increase in the radius of the bubble। अब वही वर्क डन को उन्होंने दूसरे एक वर्क डन से कंपेयर किया। दूसरा वर्क डन कौन सा है? जो हमारा सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो दूसरा वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कितना इंक्रीमेंट हुआ बबल्स में? डेल्टा आर जितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कहां से लाएंगे? तो द फोर्स इज नथिंग बट एक्सेस फोर्स। एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। तो फोर्स कैसे डेवलप हुआ? प्रेशर की वजह से डेवलप हुआ, मतलब प्रेशर था इसीलिए फोर्स डेवलप हुआ। तो फोर्स इज इक्वल टू पी आई माइनस पीओ इंटू सरफेस एरिया। किस पे प्रेशर एक्ट हुआ? ओरिजिनल सरफेस एरिया पे। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते जा रहा है मे बी आपके लिए। हम सरफेस एरिया बना चुके हैं, उसके बाद हमने क्या बोला? ये सरफेस एरिया जो बड़ा है किसी ना किसी वजह से बड़ा हुआ है। किसकी वजह से बड़ा है? उसके ऊपर वर्क डन हुआ है। किसने किया? वी डोंट नो।
तो वर्क डन की वजह से सरफेस एरिया इलॉबरेट हुआ है, बड़ा हुआ है, इलोंगेट हुआ है। तो जो वर्क डन है वो क्या है, T इंटू डी है। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया। फिर हमने ये बोला कि ये वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुआ है। तो फोर्स को क्या नाम दिया, एक्सेस फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर जितना। तो DW इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स इंटू डेल्टा आर। अब ये एक्सेस फोर्स क्या होता है, एक्सेस फोर्स इज एक्सेस सर्फ प्रेशर इंटू सरफेस एरिया। प्रेशर किस पे एक्ट हुआ है, ओरिजिनल सरफेस एरिया पे, ओरिजिनल सरफेस एरिया पे प्रेशर एक्ट हुआ है। तो 4πr² ओरिजिनल सरफेस एरिया है, और जो प्रेशर एक्सेस है वो है PI माइनस PO। ये दोनों का प्रोडक्ट मिलाकर फोर्स हुआ। समझे यहां तक? यस सर। दो ट्विस्ट आके चले गए इसके अंदर, वो दोनों ट्विस्ट अगर याद रखोगे डेरिवेशन एकदम एकदम चिंदी है। ओके, नाउ हमारे पास इक्वेशन है 2.20 जिसमें एक वर्क डन है, और हमारे पास 2.22 इक्वेशन है जिसमें फोर्स है। उसको उठा के हमने 2.21 के टर्म्स में डाल दिया, तो हमारे पास एक और वर्क डन का फॉर्मूला आया। तो दोनों वर्क डन है, कंपेयर करते हैं। पहला वर्क डन है 8πr डेल्टा आर इंटू टी, दूसरा है PI माइनस PO इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर। बस जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, 8 कैंसिल होके 4 से 2 हो रहा है, पाई गया, एक आर गया, उधर एक आर बच रहा है, डेल्टा आर दोनों साइड से गया, उधर PI माइनस PO और एक आर बच रहा है, और यहाँ पर T इंटू 2 बच रहा है बस। तो T इंटू 2 बच रहा था ना, उसके नीचे R डाल दिया, तो 2T/R हुआ, विच इज इक्वल टू PI माइनस PO। तो एक्सेस प्रेशर का नया फॉर्मूला बना 2T/R। दिस इक्वेशन जो अभी बना है ये ड्रॉप के लिए या बबल के लिए है? ड्रॉप के लिए। ड्रॉप। So this equation gives the excess pressure inside a drop. This is called as a Laplace law of spherical membrane. Laplace law of spherical membrane पूरे टॉपिक में कहीं नाम नहीं आता, फाइनल एक्सप्रेशन का नाम Laplace law of spherical membrane है। बोर्ड में एक बार है ना डेरिवेशन आया था, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ Laplace law of spherical membrane। पूरे चैप्टर में बच्चे ढूंढते रह गए कि ये भाई क्या है, जबकि एक लाइन में उसका डेरिवेशन का नाम दिया है। डेरिवेशन था ड्रॉप्स एंड बबल्स वाला ही वो, बट बच्चों को नाम से नहीं पता था। तो बहुत सारे 80-85% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डेरिवेशन अटेम्प्ट नहीं किया। फिर बोर्ड्स के ऊपर ये प्रेशर आया कि जो नाम बच्चों ने पहली बार सुना है उसके ऊपर डेरिवेशन कैसे लिख सकते हैं, ये ज्यादा फेमस नाम भी नहीं है। तो आपको ये डेरिवेशंस नाम जैसा है वैसे ही रखना चाहिए, क्वेश्चन घुमा के डालना जरूरी नहीं है। हालांकि उसके बाद क्वेश्चन घुमा के नहीं डाला, उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा और ओपन कर दिया। उन्होंने बोला कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ लैपलेस लॉ स्फेरिकल मेम्ब्रेन विच इज नथिंग बट अ डेरिवेशन ऑफ ड्रॉप, या और करके डेरिवेशन ऑफ अ ड्रॉप ऐसे लिखते हैं, तो जिससे वो दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं। एक सेकेंड ना, ओके। सो अभी उन्होंने ये चालू कर दिया, बट कल उठ के अगर आपको एक भी आया ना नाम तो भी आपको याद आना चाहिए ये ड्रॉप के लिए है, बबल्स के लिए नहीं है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। इन केस ऑफ अ सोप बबल्स, अगर बबल्स हो गया, देयर आर टू फ्री सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर, द इनर सरफेस एंड द आउटर सरफेस। तो उसके लिए जो एरिया है ना वो क्या बन जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था 2 टाइम 8πr डेल्टा आर, तो वो 16 हो जाएगा। हेंस टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ अ सोप बबल व्हाइल इंक्रीजिंग इट्स रेडियस बाय डेल्टा आर इज 2 टाइम 8πr डेल्टा आर। तो उसका जो वर्क डन फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, DW is equal to PI minus PO 4πr² डेल्टा आर इक्वल टू T इंटू 16πr डेल्टा आर। अब आप सोचो कि इधर 4πr², उधर क्यों नहीं 8 हुआ, तो उसके पीछे रीजन है कि जो एक्सेस प्रेशर है वो किसका किस पे लग रहा है, एक्सेस प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, बट वो लग रहा तो अंदर वाले सरफेस पे ही है, और अंदर वाला एक ही सरफेस है, इसके ऊपर एक्सेस प्रेशर लग रहा है, तो सरफेस एरिया हम 4πr² ही लेंगे। बट बबल्स बड़ा हो रहा है तो दो सरफेस एरिया एक साथ बड़े हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टाइम्स 8πr डेल्टा आर लिया। ठीक है, और बाद में फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T/R। ये इनका फाइनल एक्सप्रेशन है, ये बबल्स के लिए है। पूरा डेरिवेशन समझा है, ट्विस्ट एंड टर्न समझ में आए कहां पर है?
Yes. ओके, क्या करना है? सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाना है। कंसीडर पीआई अंदर का प्रेशर है, पी0 बाहर का प्रेशर है, आर रेडियस है, ये सब बताना है। एक्सेस प्रेशर पीआई माइनस पी होता है। उसके बाद रेडियस के बारे में बताना है कि आर से अगर बबल बड़ा हो रहा है इनसाइड प्रेशर की वजह से तो आर से डेल्टा आर बनेगा, आर प्लस डेल्टा आर बनेगा। सॉरी, डेल्टा आर बहुत छोटा है जो मेजरेबल नहीं है, इसकी वजह से अंदर के प्रेशर में ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। देन दो एरिया बताने का, A1 एंड A2, दोनों एरिया का डिफरेंस डेल्टा आई होगा जो एक्चुअली इंक्रीज इन सरफेस एरिया है। उसके बाद आपको कहाँ लेकर जाने का, इंक्रीज इन जो सरफेस एरिया वो किसकी वजह से हो रहा है, वर्क डन की वजह से। तो वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डी ए होगा, उसका एक फॉर्मूला आ गया। फिर ये जो वर्क डन है वो किसकी वजह से हुआ है, तो वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन हुआ है। तो एक और वर्क डन आपको दिखाने का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, पूरे ड्रॉप का। कितना हुआ है, डेल्टा आर। फोर्स किस पे लगा है, तो अंदर वाले सरफेस पे। कैसे लगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर जो है एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया दिखा के आप वर्क डन कर सकते हो। फिर दोनों वर्क डन कंपेयर करना है और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। सिंपल। ये फ्रेमवर्क आप बना के रखो, कोई भी डेरिवेशन में क्या क्या करना होता है, ये डेरिवेशन का फ्रेमवर्क बना के रखा ना, तो भले आपके एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या करना है। और जैसे ही आंसर आ गया उसके बाद आप उसको बबल्स में कन्वर्ट कर लो। अगर बबल्स में कन्वर्ट करना पूछा है तो, नहीं पूछा है तो आप ड्रॉप में बना के रख सकते हो। ठीक है, रिमेंबर दिस में उन्होंने ये बता दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नेग्लिजिबल हमने पहले बोला था, क्योंकि जब कोई ड्रॉप अपने ड्रॉप के शेप में होता है तो उसके अंदर कोहेसिव फोर्स जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। और ये कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर सकता है। ग्रेविटेशन क्या करता है, ड्रॉप को इलोंगेट करने की कोशिश करता है या मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने की कोशिश करता है। हालांकि पूरा ड्रॉप नीचे ही गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, बट कुछ ड्रॉपलेट्स साइज वाइज बड़े हैं, कुछ ड्रॉपलेट साइज वाइज छोटे हैं, तो वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होंगे एक ही ड्रॉप में से। एक ड्रॉप में से आप कितने ड्रॉपलेट्स बना सकते हो, n नंबर्स। सबकी साइज एक हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो वेट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ड्रॉपलेट्स की साइज को छोटा बड़ा करके अलग कर देना। बट वो अलग नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि ड्रॉप के अंदर का जो कोहेसिव फोर्स है वो काफी स्ट्रांग है। चलो अभी आते हैं कैपिलरी एक्शन के ऊपर। कैपिलरी एक्शन क्या क्या होता है पहले वो देख लेते। कैपिलरी एक्शन क्या है, दिवाली के टाइम बहुत पुराने समय में आपने नोटिस किया था एक बॉटल आती थी जो अभी खांसी की आती है बॉटल, वैसी वाली खांसी सर्दी की जो बॉटल होती है ना, ऊपर का ढक्कन छोटा बट नीचे का जो बॉटल का साइज है वो काफी बड़ा होता है, बराबर। उसके अंदर पुराने जमाने में हम क्या करते थे, ऑयल भरते थे और वो जो ऊपर का जो ढक्कन है उसमें बीच में होल करके उसमें से कॉटन पास करते थे। और वो कॉटन नीचे वाले ऑयल को टच कर रहा है और दूसरा कॉटन का एंड है ना वो ढक्कन से थोड़ा ऊपर आता है और हम लोग ऊपर वाले पॉइंट पे लाइट कर देते। तो ये जो बॉटल है ना वो एक स्टैंड बन जाता था जिसके अंदर ऑयल है, ऊपर ढक्कन है, बीच में कॉटन है और कॉटन के थ्रू ये लाइट हो रहा है। समझा कुछ? Yes. हाँ, तो गांव में अभी होते हैं। अभी भी होता है। हाँ, मैं इसीलिए बोला पुराने जमाने में होता था, अभी भी गांव में होता है। हम लोग शहर में तो ऑलमोस्ट बंद कर दिया है सब करना। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा, ब्लॉटिंग पेपर पे जब कोई इंक आप रखते हो या इंक कहीं स्प्रेड हो गए, आपने ब्लॉटिंग पेपर आपने पकड़ के उस इंक के एरिया पे रखा, तो वो इंक है ना ब्लॉटिंग पेपर सक कर लेता है। दूसरा एग्जांपल। तीसरा, आप खाना जो है या पानी जो है, खाना तो नहीं, पानी जो है वो किसी पौधे को नीचे देते हो, ऊपर तो स्प्रे नहीं करते हो, नीचे देते हो। बट वो जो पानी आप पौधे को नीचे देते हो वो पौधा वो पानी को लेकर, या पानी मतलब जो खाना होगा उसका, पानी खाना जो भी है वो लेकर वो ऊपर तक जाता है, वो छोटी सी उसकी जो स्टेम है ना उसके थ्रू वो ऊपर तक लेकर जाता है और ऊपर एक नया लीफ डेवलप होता है। मतलब वो इतनी पतली सी ट्यूब में खाना या पानी ऊपर की तरफ उठता है। ये सब कैपिलरी एक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको लिए कैपिलरी एक्शन के, ब्लॉटिंग पेपर वाला, वो ऑयल वाला और ये वाला। ये सब कैपिलरी एक्शंस की रीजन है। अभी कैपिलरी एक्शन होता क्या है, तो कोई भी एक पतली सी ट्यूब को अगर आप पानी के ऊपर रखते हो तो पानी उस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ उठता है बिना किसी रीजन के।
तो ये जो ऊपर स्टक होने वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अब ये यस सर। हाँ, अभी ये डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछते हैं 1 मार्क के लिए, डिफाइन कैपिलरी एक्शन। तो वो हम लोग पीछे देख लेते हैं कि कैसे डेफिनेशन दिया। हालांकि मुझे बाय हार्ट है बट आपको दिखाने के लिए मैं पीछे लेकर जा रहा हूँ। अभी फिलहाल इधर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर नियरली 1 millimeter and open at both the ends is called as a capillary tube. If one end of the capillary tube is dipped in a liquid which partially or completely wet the surface of a liquid या capillary like a water in a glass, the level of liquid in the capillary rises. अगर आपने कोई ग्लास ट्यूब जो दोनों साइड से ओपन है, जिसका साइज बहुत छोटा है, उसको अगर पानी में डिप किया तो वो पानी जो है वो कैपिलरी में ऊपर बढ़ता है। ठीक है, वन on the other, एक मिनट, क्या लिखा था? On the other end, sorry. On the other end, if the capillary tube is dipped in a liquid which does not wet the surface like a mercury in a glass, the level of a liquid in the capillary drops. और अगर ऐसा लिक्विड जो ग्लास को टच नहीं कर रहा है, वेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लिक्विड में जब कैपिलरी डिप किया जाए तो वो कैपिलरी का जितना एरिया उस लिक्विड में अंदर जा रहा है उतना लिक्विड नीचे प्रेस होगा, लिक्विड ड्रॉप्स होगा, कैपिलरी में ऊपर नहीं आएगा। So the phenomenon of rise and fall of a liquid inside the capillary tube when it is dipped in a liquid is called as a capillarity or capillary action. ठीक है, ये आ गया definition. The phenomenon of rise and fall of a liquid inside the capillary when it is dipped into the liquid is called as a capillarity or capillary action. Capillarity or capillary action is when oil rise up to the wick of the lamp. जैसे मैंने अभी लैम्प का बात किया वही था, ऑयल राइज होता है up to the wick of a lamp तक। Cloth rags sucks water. Cloth rags sucks water. जैसे कोई क्लॉथ को अगर पानी के ऊपर रखते तो वो पानी को कैसे चूस लेता है, वैसे water rises up to the crevices in rock. हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया। जनरली बहुत जगह पे ना ऊपर से माउंटेन के यहाँ से पानी नीचे आता है, जैसे आप वाटरफॉल बोलते हैं, बट ये वाटरफॉल हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो होता क्या है कि वाटर के अंदर पहले से रॉक है, तो रॉक्स के बीच में ना छोटे छोटे क्रीवाइसिस मतलब खड्डे पड़ते हैं, और वो खड्डे ऐसे होते हैं कि वो पानी को नीचे से ऊपर तक लेकर जाते हैं, फिर वो पानी ऊपर से नीचे फॉल होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। आपको लगता है ऊपर से पानी कहाँ से आया, बहुत सारे फिर स्टोरीज लग जाते हैं उसके पीछे, जबकि रीजन ये है कि क्रिवाइसिस में से, रॉक्स में से पानी ऊपर उठता है और वो पानी नीचे आ रहा है। सैप एंड वाटर राइजेस अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन द ट्री, ये मैंने आपको बताया। ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ से लिए थे जो आपको बताए ऑलमोस्ट आपको समझने के लिए कि क्या होता है कैपिलरी राइज। When a capillary is dipped into the liquid, two effects can be observed. The liquid level can rises in the capillary or the liquid level can fall in the capillary. ये दोनों आपको देखने मिल सकते हैं। Next, here we discuss the quantitative arguments to explain the capillary fall. तो हम ये दोनों सीखने वाले हैं, फॉल और राइज, बट पहले फॉल देख लेते हैं फिर राइज देख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। हाँ, इसको सीखने के लिए मुझे आपके सामने एक डायग्राम रखना पड़ेगा, और वो डायग्राम के बाद का जो रिजल्टेंट डायग्राम होगा वो कुछ अलग होगा। सी, फिलहाल के लिए एक बीकर ले लेता हूं मैं, और बीकर में मैं लिक्विड फिल कर देता हूं। यहां तक मैंने लिक्विड फिल कर दिया है बीकर के अंदर। फिर मैंने यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब डाल दी है, ऐसे थोड़ी मोटी दिखा रहा हूं बट है बहुत पतली। जैसे कैपिलरी ट्यूब डालूंगा, कैपिलरी के अंदर कुछ तो होने वाला है, मे बी राइज होगा, फॉल होगा, कुछ तो होने वाला है। बट डालने के बाद तुरंत मैंने एक फोटोग्राफ ले लिया। तो फोटोग्राफ आपके सामने है, एक बीकर जिसमें पानी है, जिसके अंदर कैपिलरी जस्ट डीप किया और फोटोग्राफ ले लिया है। क्या हुआ कैपिलरी के अंदर, कुछ नहीं पता, हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद लास्ट में फोटोग्राफ चेक करेंगे कि क्या हुआ था। तो फिलहाल के लिए मैंने फोटोग्राफ ले लिया है। अब मैं स्टडी के लिए कुछ पॉइंट्स डिराइव कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, इधर एक पॉइंट, इधर दूसरा पॉइंट, इधर बाहर की तरफ कहीं तीसरा पॉइंट, और यहाँ चौथा पॉइंट। पॉइंट को नाम दे देते हैं। अंदर जो पॉइंट है वो ए, नीचे जो है वो बी, इधर है वो सी, और यहाँ जो है वो डी। 4 पॉइंट मैंने लिए।
डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि पॉइंट ए है कहां पर। पॉइंट ए प्रेजेंट इनसाइड द कैपिलरी बट जस्ट अबोव द लिक्विड सरफेस या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। पॉइंट ए कहां पर है? इनसाइड द कैपिलरी अबोव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। पॉइंट बी कहां पर है? इनसाइड द कैपिलरी बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। पॉइंट सी कहां पर है? आउटसाइड द कैपिलरी अबोव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। पॉइंट डी कहां पर है? इन आउटसाइड द कैपिलरी बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब जैसे मैंने लिक्विड के अंदर कैपिलरी डाला है और लिक्विड है ना, मान लो लिक्विड है ना कैपिलरी ट्यूब को लाइक कर रहा है यानी वेट कर रहा है, तो लिक्विड का जो लेवल है ना वो कैसा हो जाएगा? अपर मेनिस्कस वाला या लोअर मेनिस्कस वाला? सब क्या? तो लोअर मैंने मैं नहीं बताऊंगा, तूने सुना नहीं, ठीक से नहीं सुना तूने। क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, नहीं आंसर दे तो आंसर दे फिर। सब कुछ वैसा, वो श्रावणी ने स्टेटस रखा था वो चेक कर रही थी। वाह, देखा, ये होते आजकल के बच्चे। श्रावणी स्टेटस क्यों रखा अभी तूने? हाँ सर। स्टेटस क्यों रखा अभी तूने? अभी रखा? हाँ सर। सर दोनों? नहीं, वो मेरा ना इधर जब आप बोल रहे थे ना तो वैसा पियानो की तरह बज रहा था, इसलिए मैं लेफ्ट होके 2 मिनट के बाद जब रिजॉइन करती हूँ तो फिर अच्छे से चलता है, तो सोचा 2 मिनट क्या करूँ, इसलिए एक अच्छा सा स्टेटस डाल दी थी एजुकेशनल। 2 मिनट सो सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तू। तो 2 मिनट में मेरी नींद होती नहीं, 2 घंटे भी कंफर्ट से। 2 मिनट में खा सकती है, 2 मिनट में पानी पी सकती है, जरूरी 2 मिनट में स्टेटस चेंज करना दूसरों को फिर वो एनकरेज करना। सॉरी सर। सॉरी नहीं, सर। अरे सॉरी का जरूरत नहीं है रे, बट क्या है रे, लिंक टूटेगा ना तो आपको डिस्टरबेंस होगा रे। मेरा कैसा, मुझे तो सब कुछ आता है ना, तो मैं उसको 10 बार भी कभी भी कहीं पे भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे पता है सब कुछ। जितना आपको सीखना चाहिए उतना मुझे पता है, बट आपका छूटेगा तो आप कहाँ से सीखोगे? यहाँ से नहीं तो कॉलेज से या तो सेल्फ स्टडी से, और अगर कहीं से नहीं समझा तो फिर वो ऐसे ही छूटेगा ना। तो 2-1.5 घंटे का लिंक है तो कंटिन्यू रहो और कोई डिस्टरबेंस मत करो, और ऐसे कोई लिंक छूटा तो वापस आने की जल्दी कोशिश करो। एक टाइम था जब हम बहुत एंड ये रहते थे, क्यूरियस रहते थे कि क्या हो रहा है, क्या सिखा रहे हैं और क्या समझ में आएगा हमें, हमें क्या देखने को मिलेगा। वो क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो रही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा है एक्चुअली। पर अभी वो ऑनलाइन है ना, इसलिए, नहीं तो ऑफलाइन रहता तो ऐसा नहीं होता। हाँ रे, ठीक है, हाँ चलो सर, वहाँ बहुत कंसंट्रेशन से बैठते हैं ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, चार्जिंग उधर प्रॉब्लम हिल के होता तो है। देखो, एक कान के नीचे पड़ता था, बाद में सारा कंसंट्रेशन उधर ही रहता था। हाँ सर। चलो, मैं बोल रहा था कि अगर कोई लिक्विड के अंदर 4 पॉइंट है और ये लिक्विड सॉलिड को वेट कर रहा है, यानी ग्लास कैपिलरी ट्यूब को ये लिक्विड वेट कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो फिर अंदर के लिक्विड का क्या कंडीशन दिखता आपको, ऐसा मैं पूछ रहा था। क्या वो मेनिस्कस आपको लोअर दिखता या अपर दिखता? लोअर। हाँ, यही आंसर आदि ने दे दिया। लोअर। यही आंसर आदि ने बहुत पहले दे दिया, जब आपने पूछा क्या पूछा तब तक उसने आंसर दे दिया था। आदि, आपने आंसर दिया था ना? हाँ आदि, आपने आंसर दिया था ना कि किसी और ने दिया था? Yes, sir. हाँ, मतलब आदि ने दिया था। देख, उसका आवाज खराब है, फिर भी गला खराब है इसका। तो हाँ, अभी मैंने बताया कि अगर ये लिक्विड वेट कर रहा है तो लोअर मेनिस्कस, अगर ये लिक्विड वेट नहीं कर रहा है तो फिर अपर मेनिस्कस आता था। तो चलो हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये लिक्विड जो है ये वेट नहीं कर रहा है, मान के चलते लिक्विड वेट नहीं कर रहा है, तो आपको जो लिक्विड का कैपिलरी के अंदर का मेनिस्कस है वो अपर मेनिस्कस दिखता, वेट नहीं कर रहा था इसकी वजह से। ओके,
तो आपको जो शेप है ना वो कैसा दिखता था, मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ शेप। आपको शेप है ना कुछ इस तरीके से दिखता था, ऐसा बाहर का शेप ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये शेप आपको तुरंत दिखने चालू हुआ, ये फोटोग्राफ में दिख रहा था। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है कि जो पॉइंट ए है उस पे कोई तो प्रेशर है, हालांकि चारों पॉइंट पे प्रेशर है। पॉइंट ए पे प्रेशर है और पॉइंट सी पे जो प्रेशर है, ये दोनों इक्वल प्रेशर है। प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट सी आर इक्वल। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये दोनों एटमॉस्फियर है, देखो दोनों ओपन है, एयर है, ओपन एयर है, तो दोनों ओपन एयर है, तो दोनों के यहाँ का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आगे प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी ये भी सिमिलर है। पूछो कैसे? सर क्योंकि वो बिलो फ्री सरफेस है। यस, क्योंकि ये दोनों पॉइंट अबो एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड फ्लैट है, जो आपको दिखाने के लिए मैंने ब्लैक कलर का हटा दिया। फ्लैट लिक्विड के ऊपर और नीचे प्रेशर सेम होता है। दैट इंडिकेट प्रेशर ए, प्रेशर सी एंड प्रेशर डी आर इक्वल। नाउ प्रेशर ए और प्रेशर बी में कोई तो एक बिगर है, कोई तो एक स्मॉलर है। और कौन से साइड का प्रेशर बिगर होता है? कॉनकेव अपवर्ड में, कॉनकेव अपवर्ड में नहीं, कॉन्वेक्स अपवर्ड में, आई एम सॉरी, कॉन्वेक्स अपवर्ड में प्रेशर अबो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ज्यादा होता है, या फ्री सरफेस के नीचे प्रेशर ज्यादा होता है? आपने लास्ट टाइम तो फ्री स्टेटमेंट पढ़ा। सरफेस के नीचे बिलो। यस, तो हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है कॉन्वेक्स से, और ए साइड पे कॉन्वेक्स है और बी साइड पे कॉनकेव है, मतलब प्रेशर एट बी ग्रेटर है प्रेशर एट ए से। इसका मतलब अगर हम सब कंपेयर करने जाए तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी विच इज लेसर देन प्रेशर एट बी। बट ए सी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एयर है, बट बी और डी ये तो लिक्विड के अंदर के पॉइंट है। वो भी एक पॉइंट कैपिलरी के अंदर का है, एक पॉइंट कैपिलरी के बाहर का है, और दोनों लिक्विड के अंदर का पॉइंट है, और लिक्विड इतना ज्यादा नहीं है। तो ये दोनों प्रेशर अगर लिक्विड के किसी दो पॉइंट पे रहा तो लिक्विड बैलेंस नहीं रहेगा ना, ये इम्बैलेंस हो जाएगा। और प्रेशर कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। तो जहां हायर रीजन है वहां से प्रेशर हटेगा, कम होगा, और जहां लोअर रीजन है वहां प्रेशर बढ़ेगा। तो उसके लिए लिक्विड क्या करेगा पता है? जितना लिक्विड इस कैपिलरी के अंदर फिल्ड है, इस कैपिलरी के अंदर जितना लिक्विड फिल्ड है, वो पूरा का पूरा लिक्विड मेजोरिटी में ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा और साइड में स्प्रेड होते जाएगा। और जैसे पॉइंट डी इधर है, वैसे एक और पॉइंट यहाँ पर है, ये भी तो डी पॉइंट हो सकता है। तो ये लिक्विड निकल के दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे ये जो ऊपर का मार्किंग है वो डाउन में इधर आ जाएगा। यानी अभी लिक्विड का लेवल है ना वो यहां तक पहुंच गया, नीचे तक। समझा आपको? लिक्विड का लेवल यहाँ नीचे तक पहुंच गया। ये समझा आपको? यस सर। ओके, अब ये फोटोग्राफ अगर हम लोग ने हटाकर रियलिटी में क्या हुआ था वो देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही शेप दिखेगा कि प्रेशर चारों पॉइंट पे अलग अलग आ रहे थे, 3 पॉइंट पे सेम, 1 पॉइंट पे डिफरेंट, तो लिक्विड फॉल हो गया कैपिलरी के अंदर, और वो फॉल हुआ फोटोग्राफ, सॉरी फॉल हुआ डायग्राम आपको यहाँ दिखेगा। ये देखो, कैपिलरी डिप्ड इन अ मर्क्यूरी, तो जो कैपिलरी के अंदर का लिक्विड है वो ड्रॉप हो गया चारों पॉइंट पे प्रेशर लेकर। बिल्कुल वैसा आपको राइज में देखने मिलेगा। बोलो ना। तो प्रेशर पॉइंट ए और सी डिफरेंट होना चाहिए ना, क्योंकि प्रेशर सी कैपिलरी के बाहर है और प्रेशर है वो कैपिलरी कॉलम के अंदर है। पर दोनों ओपन एयर है ना, ओपन एयर में कॉलम है। एयर कॉलम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो जो कैपिलरी के अंदर की एयर है ना वो बाउंड एयर है, कैपिलरी के बाहर की एयर फ्री एयर है। बट ये दोनों एयर है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम उतने माइक्रो लेवल पे जाए तो थोड़ी डिफरेंट एयर है, डेंसर और एरर मीडियम आएगा। बट कंपेयर टू प्रेशर के हिसाब से देखना है तो दोनों का प्रेशर सेम है, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके सर। हाँ,
और एक और चीज, सी और बी पॉइंट एक ही फ्लैट सरफेस पे है, भले सी पॉइंट कैपिलरी के बाहर का है और ये अंदर है, बट वो एक ही सरफेस पे, तो उस सरफेस पे पॉइंट दोनों एक ही सरफेस पे होने की वजह से प्रेशर एट बोथ द पॉइंट्स रिमेन द सेम, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड के अंदर के दोनों पॉइंट सेम होने के बावजूद प्रेशर डिफरेंस था, और डिफरेंस होने की वजह से लिक्विड जो कैपिलरी के अंदर था वो बाहर की तरफ फ्लो हुआ। कैपिलरी राइज में क्या होता है पता है, इसका उल्टा होता है। कैपिलरी राइज में अगर कोई लिक्विड सॉलिड को वेट कर रहा है तो जो मिनिस्कस है वो लोअर मिनिस्कस आएगा, कॉनकेव अपवर्ड आएगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड आएगा। ऐसे केस में प्रेशर एट पॉइंट ए ग्रेटर आएगा एज कंपेयर टू बी। ए और सी सेम है, सी और डी सेम है, मतलब ए सी और डी सेम है, बट बी कम है। तो लिक्विड के अंदर बी और डी पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट में डी का प्रेशर ज्यादा है और बी का कम है। तो अल्टीमेटली क्या होता कि यहाँ का लिक्विड कैपिलरी के अंदर एंटर होता है, ऐसे यहाँ का लिक्विड कैपिलरी के अंदर होता है, तो ये जो लेवल है वो राइज होकर इधर आएगा, ऐसे जो आपको नीचे वाले डायग्राम में दिखेगा। ये देखो, ये हो गया कैपिलरी राइज जब उसको वाटर के अंदर इमर्ज किया तभी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट एक साथ है। कोई भी एक कॉन्सेप्ट को आप बड़ा करके दिखा सकते हो। अगर एग्जाम में पूछते हैं, हाँ एग्जाम में पूछते हैं प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द कैपिलरी आउटसाइड द कैपिलरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका क्वेश्चन में पीछे देखना पड़ेगा कैसा फ्रेम किया है, बट ये एग्जाम में आ चुका है, 3 मार्क के लिए आता है। तो 3 मार्क के लिए आया तो आपको 2 डायग्राम बनाने हैं, एक पहले फोटोग्राफ वाला और फिर बाद में रियल, जैसे इधर 2 दिख रहे हैं आपको वैसे हर एक केस के लिए। तो आपको कोई भी एक केस लिखना है, दोनों केस नहीं लिखने हैं, कोई भी एक केस लिखो और सिमिलरली दूसरा केस का नाम लिख लो बस। चलो अभी हम ले रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरी राइज और फॉल। उसमें भी 2 मेथड्स है, एक है मेथड 1 प्रेशर डिफरेंस और दूसरा है फोर्स का। तो मैं ये बताना चाहता कि ये जो लिक्विड राइज हुआ वो लिक्विड राइज यहां तक से यहां तक ही हो पाया, यहां से लेकर इधर तक हो पाया, बट लिक्विड इधर तक आके क्यों रुका, इससे ऊपर और क्यों नहीं गया, या इसके नीचे क्यों नहीं गया, इधर तक आके ही क्यों रुका, वो इसके नीचे ऊपर तक क्यों नहीं रुका, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, और वो रीजन क्या है, प्रेशर डिफरेंस। फर्स्ट केस में हम देखेंगे प्रेशर डिफरेंस की वजह से उधर तक आया, बट एक्चुअली प्रेशर डेवलप कैसे होता है, ड्यू टू फोर्स। तो सेकेंड केस हम फोर्स देखेंगे। ओके, तो चलो एक एक केस देख लेते हैं। द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड column of height h must be equal to the pressure difference 2t by r due to concavity। 2t by r concavity। अभी ये क्या लिखा है इन्होंने, मैं आपको वो बता देता हूं। अब लिक्विड का जो कॉलम है कैपिलरी के अंदर, लिक्विड का जो कॉलम है कैपिलरी के अंदर वो राइज हो रहा है अगर वो लिक्विड सॉलिड को वेट कर रहा है तो, बट राइज होने के साथ साथ उसका जो ऊपर का फ्री सरफेस है वो फ्लैट होने की जगह पे कॉनकेव बन रहा है। तो यहां पर कॉनकेविटी की वजह से प्रेशर डिफरेंस हमें देखने मिलता है, कॉनकेविटी की वजह से प्रेशर डिफरेंस हमें देखने मिलता है। ये प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो उन्होंने बताया कि वो प्रेशर डिफरेंस है h रो g। कैसे आया अभी मत पूछो, हम लोग इसका एक डेरिवेशन देखने वाले हैं जो चैप्टर के स्टार्ट में था, सरफेस टेंशन से पहले। उधर जब हम डेरिवेशन खत्म करेंगे तो डिफरेंस इन प्रेशर आपको दिखेगा h रो g, वही h रो g उठा के हमने इधर लिया है, क्योंकि हमने अभी तक स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो स्किप किया था। तो वो जब सीखेंगे ना तभी h रो g कहाँ से आया वो समझ में आ जाएगा। बट इतना याद रखो कि प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से डेवलप हुआ था, ड्यू टू लिक्विड जो कॉलम के अंदर है, कैपिलरी कॉलम के अंदर, उसका जो फ्री सरफेस है वो कॉनकेव है, ये कॉनकेविटी की वजह से हुआ। अगर ये कॉनकेव नहीं फ्लैट होता ना तो प्रेशर डिफरेंस नहीं आता, बट ये कॉनकेव होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस आया और अंदर का लिक्विड राइज हुआ। जो डिफरेंस हमें दिखा वो h रो g है। ये h रो g इज इक्वल टू 2t अपॉन r क्यों आया, क्योंकि ये हमने पीछे वाला कॉन्सेप्ट लिया ड्रॉप्स वाला, उसमें भी 2t अपॉन r था। बट ये r क्या है, r रेडियस है, किसका रेडियस है, क्या ये कैपिलरी का रेडियस है, क्या ये कॉन्केविटी का रेडियस है। अब हमारे सामने 2 रेडियस है, तो चलो देख लेते क्या है वो 2 रेडियस। सी कॉन्केविटी जो होती है वो
एक कर्व है ऐसा वाला जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऐसा वाला कर्व। बट जब इस कर्व को एक्सटेंड करके हम कवर अप करेंगे ना, तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ऐसा एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हुआ, यहां से ये रेडियस है, ये रेडियस है। बट कैपिलरी जो है वो कैपिलरी का ओपनिंग यहां से यहां तक ही है, तो ये कैपिलरी का ओपनिंग हुआ, तो ओपनिंग का रेडियस सिर्फ इतना ही है। अगर ये दोनों पॉइंट को मर्ज करते हैं, दोनों पॉइंट को मर्ज करते हैं, तो दोनों का जो सेंटर है ना वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है, यानी इसके ऊपर, यहां पर ब्लू कलर का डॉट कर रहा हूं उधर। तो ये आ गया रेडियस ऑफ कैपिलरी और ये आ गया रेडियस ऑफ कॉन्केविटी। ओके, ये दोनों आ गए। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं, ये पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है, एक सेकेंड। अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को टच कर रहा है, और उस पॉइंट पे जो टेंशन है वो अंदर की तरफ है, ये है टेंशन। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है थीटा, वो इधर बन रहा है। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यस यस सर। कैपिटल आर किसका रेडियस है? कॉन्केविटी का। स्मॉल आर किसका रेडियस है? कैपिलरी ट्यूब का। ये दोनों रेडियस कैसे दिख रहे डायग्राम में वो दिखा दिए उन्होंने। इसके बाद जिस पॉइंट पे लिक्विड टच कर रहा है सॉलिड को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वहां से एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, जो हमने एरो डाउन पानी में दिखाया। सॉलिड सरफेस के साथ वो एंगल ऑफ थीटा बना रहा है, कांटेक्ट। अब वही थीटा उधर कैसे पहुंचेगा, वही थीटा वहां कैसे पहुंचेगा, तो आपको इधर थीटा एंगल जो आ रहा है वो बताना है। तो देखो, एक ऐसा लाइन है और यहां से एक लाइन कुछ ऐसा है, वर्टिकल के साथ इधर एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो कि ये एंगल थीटा है जो हमें दिख रहा है, मानना भी नहीं है, दिख रहा है। ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो रहा है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कैसे? तो ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, हाँ सुनो फिर। तो ये जो दोनों लाइन है, कौन सी? ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की, एक टेंजेंट वाली और एक रेडियस वाली, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो मैंने यहाँ पर दिखाया 90। इसके बाद यहाँ जो एंगल बच रहा है, यहाँ पर जो एंगल बच रहा है उसको मैं एक्स नाम दे रहा हूँ। अब ये टोटल एक ही स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें से एक एंगल थीटा है, एक 90 है और एक एक्स है। तो एक्स प्लस थीटा इक्वल टू 90 होगा, बराबर? Yes, sir. हाँ, ये एक ट्राइंगल हुआ। फिर से ये ट्राइंगल में एक एंगल तो एक्स है, एक 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो ऑटोमेटिकली थीटा जो एंगल नीचे दिख रहा था हमें, वो वहां तक पहुंच गया। यहां तक समझ में आया? यस ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ डायग्राम को। एंगल थीटा कैसे आया वो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, अभी स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्रिएट करना है, तो मुझे वो ऊपर वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ऊपर वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर है और वन साइड जो है वो स्मॉल आर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा होगा। मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और वही कैपिटल आर का जो फॉर्मूला है वो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में गया, अल्टीमेटली वो चला गया ऊपर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया? एच रो जी इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल आर। ये मेरे पास फॉर्मूला आया, एच रो जी इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल आर।
समझ गए? यहां तक क्लियर है? अगर मैं H को सेपरेट आउट करता हूं, जैसे इन्होंने किया है, H को सेपरेट आउट करता हूं, तो मुझे रो और G को सामने भेजना पड़ेगा, तो H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G हो जाएगा। तो ये मेरा H का इक्वेशन आया। व्हाट इज H? H मतलब जो लिक्विड राइज हुआ है कैपिलरी के अंदर, उसके बारे में बता रहे थे। तो पहला मेथड हमने फोर्स का देखा, प्रेशर का देखा, थोड़ा सा अलग मेथड है, बट क्या करना है देख लो। द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H must be equal to pressure difference 2T upon R due to concavity. कॉन्केविटी की वजह से प्रेशर डिफरेंस डेवलप हुआ और वो प्रेशर डिफरेंस कितना है? 2T अपॉन R है। तो H रो G विच इज प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू 2T अपॉन R हुआ। नेक्स्ट केस, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ना the radius of curvature capital R of the meniscus is given by capital R equal to small r upon cos theta। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। cos theta is equal to small r upon capital R, तो capital R equal to small r upon cos theta। सब्स्टिट्यूशन किया तो h रो g is equal to 2t cos theta upon R आ गया, and h is equal to 2t cos theta upon R रो g हो गया। Now the above equation gives the expression for capillary rise or fall from a liquid. Narrower the tube, greater is the height to which the liquid rises or falls. जितना ट्यूब पतला बनेगा ना उतना लिक्विड ज्यादा राइज होगा, जितना ट्यूब मोटा होगा उतना लिक्विड कम राइज होगा कैपिलरी के अंदर। If the capillary tube is held vertical in a liquid that has a convex meniscus, then the angle of theta become obtuse and therefore cos theta become negative, so the height is also negative. This means that the liquid will suffer a capillary fall instead of rise. ये समझा आपको? Yes, sir. समझने के लिए सब कुछ है, लिखने के टाइम आएगा ना तो दोनों में से कोई एक मेथड लिखने को आएगा, आपको दोनों मेथड नहीं आएगा। टॉपिक का नाम भी अच्छा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ कैपिलरी राइज और फॉल। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ अ कैपिलरी राइज और फॉल। एक एक्सप्रेशन डिराइव करो जिसमें कैपिलरी राइज या फॉल दिख रहा है, दोनों में से कोई एक मेथड लेके चलना है। अगर आपको मेथड 1 अच्छा लग रहा है वो लेके चलो, स्पेसिफिकली कोई मेथड का नाम नहीं लिख के आएगा, ठीक है? पर मेथड 2 देखो, मे बी शायद आपको उससे ज्यादा बेटर लगे। तो मेथड 2 है यूजिंग फोर्सेस। फोर्सेस की वजह से कैपिलरी राइज हुआ है। अब वो फोर्सेस क्या है वो भी देख लेते हैं। जब आप कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर डिप करते हो तो लिक्विड राइज होता है, राइज होकर एक सर्टेन हाइट पे आके रुक जाता है। जितने हाइट तक लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होता है, वो हाइट के वजह से उतना लिक्विड कैपिलरी होल्ड करके रखती है। आपको क्या लगता है लिक्विड को कौन सपोर्ट कर रहा है इतना राइज होकर रुकने के लिए? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब उसको ऑल साइड से लिक्विड को होल्ड कर रही है, बट कैपिलरी ट्यूब की एक कैपेसिटी है, वहां तक ही वो उसको होल्ड कर सकती है। इससे ज्यादा लिक्विड को होल्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए लिक्विड ज्यादा राइज नहीं हुआ कैपिलरी के अंदर। अदरवाइज और 2-3 सेंटीमीटर ऊपर राइज हो सकता था। समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, जितना भी लिक्विड कैपिलरी ने होल्ड किया है, वो होल्डिंग करने के लिए कैपिलरी को एक फोर्स चाहिए, कैपिलरी ट्यूब को एक फोर्स चाहिए। मतलब कैपिलरी ट्यूब उस लिक्विड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो इसको मैं कहूंगा अपवर्ड फोर्स, जो लिक्विड के ऊपर लग रहा है कैपिलरी के थ्रू, और कैपिलरी वो फोर्स लगाकर लिक्विड को होल्ड कर रहा है। बट ये फोर्स अगर कंटिन्यूसली अपवर्ड के डायरेक्शन में होता तो लिक्विड राइज होते जाता, जो हमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्स बैलेंस हो रहा है डाउनवर्ड फोर्स से। अब डाउनवर्ड फोर्स कहां से आएगा? तो डाउनवर्ड फोर्स जैसे जैसे कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का कॉलम राइज होते जा रहा है, उतना लिक्विड कॉलम के अंदर एडअप होते जा रहा है। जितना ज्यादा लिक्विड कॉलम के अंदर एडअप होते जाएगा उतना लिक्विड का वेट बढ़ेगा। तो वेट जो है वो एक फोर्स बनेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो लिक्विड का वेट एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्स
due to capillary on liquid act in the upward direction. These two forces balancing each other. तो इस बैलेंसिंग कंडीशन में लिक्विड एक सर्टेन हाइट पे आके रुक जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डाउनवर्ड फोर्स की। डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? तो डाउनवर्ड फोर्स है, मैं डाउनवर्ड फोर्स के लिए dn लिख रहा हूं, dn डाउनवर्ड फोर्स, या df लिखते हैं डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट w इक्वल टू mg। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m क्या है? मास ऑफ अ लिक्विड। किसमें? कैपिलरी ट्यूब में। कैसे बताएंगे मास? कुछ पता नहीं तो हम डेंसिटी लेकर आएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। df डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू रो वॉल्यूम एंड ग्रेविटी। रो तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हुआ। वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम एक्चुअली वो सिलेंडर के वॉल्यूम से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड कैपिलरी में राइज हुआ है तो वो सिलेंड्रिकल शेप में राइज हुआ है, तो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल आएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? इट इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ। सिंपल एज एरिया इनटू हाइट। इस केस में हाइट है तो एरिया इनटू हाइट। तो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया। हाइट मतलब h, और ये g। ये समझा आपको? रो एज इट इज, वॉल्यूम की जगह पे पाई आर स्क्वायर h एंड g। ये मेरा डाउनवर्ड फोर्स है जो एक्ट हो रहा था लिक्विड का, एक्ट हो रहा है सॉलिड कैपिलरी ट्यूब के ऊपर थ्रू लिक्विड। मतलब लिक्विड का जितना वेट है उसके बारे में बात की। पाई आर स्क्वायर एच रो जी। अच्छा, अपवर्ड फोर्स कौन सा है? थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा समझने का। तो ये देखो, आपका पूरा बीकर यहाँ पर अवेलेबल है। ये कैपिलरी ट्यूब है। मैं कैपिलरी ट्यूब को और मोटा कर रहा हूँ क्योंकि जो भी है कैपिलरी ट्यूब के अंदर होने वाला है। हाँ, कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये मेनिस्कस आ चुका है लिक्विड का। अच्छा, लिक्विड का मेनिस्कस आने के बाद ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, दो साइड से दिखाया, जबकि वो ऑल 360 डिग्री में होता है। अगर आप ऊपर से देखोगे कैपिलरी ट्यूब को तो वो सर्कुलर है। तो ये जो एरो मैंने किया है वो पूरे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पे होगा। बट अगर आप साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट चीज दिखेगी, लिक्विड का कॉलम दिखेगा सिर्फ। तो इसलिए मैंने दो दिखाया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एंगल थीटा मिलेगा। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है दोनों साइड पे। अच्छा, ये जो टेंशन है, सरफेस टेंशन, वो कौन किस पे लगा रहा है? इसके ऊपर कभी बात नहीं की हमने। सरफेस टेंशन कौन किस पे लगा रहा है? क्या सॉलिड लिक्विड के ऊपर फोर्स लगा रहा है सरफेस टेंशन का, या लिक्विड सॉलिड के ऊपर लगा रहा है? क्या लगता है आपको? लिक्विड सॉलिड के ऊपर। परफेक्ट है। लिक्विड सॉलिड के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो है सरफेस टेंशन, बट वो फोर्स लिक्विड का सॉलिड के ऊपर इनसाइड है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब कोई लिक्विड सॉलिड को फोर्स दे रहा है अंदर की तरफ, मतलब सॉलिड को अंदर खींचना चाहता है, जो पॉसिबल नहीं है सॉलिड का रिजिड शेप होने की वजह से, बट वो फोर्स बैलेंस होने के लिए सॉलिड लिक्विड को बाहर की तरफ फोर्स दे रहा है। बहुत अच्छा है। सॉलिड लिक्विड को बाहर की तरफ फोर्स दे रहा है और वो फोर्स ये डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो ये फोर्स अगेन सरफेस टेंशन का फोर्स होगा टी, बट जाएगा वो सॉलिड से लिक्विड के ऊपर बाहर की तरफ। ओके, ये भी एंगल थीटा बनाएगा यहां पर, एंगल थीटा। अच्छा, ये फोर्स कौन लगा रहा है अभी? सॉलिड लगा रहा है लिक्विड के ऊपर बाहर की तरफ। चलो, अंदर का फोर्स ने क्या किया पता है? लिक्विड के शेप को बदल दिया। बट बाहर का फोर्स क्या करेगा? बाहर का फोर्स दो अलग अलग फोर्सेस है, यानी एक है सरफेस टेंशन जो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल। पहला कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल। कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा? थीटा जिसके बाजू में होता है वो कॉस थीटा होता है, बाकी साइन थीटा। तो जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट जाएगा ना, वो कौन सा होगा? टी साइन थीटा, ठीक है। सॉरी टी तो कॉस। वर्टिकल हाँ हाँ, सॉरी टी कॉस थीटा।
वर्टिकल जो जाएगा वो टी कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल आएगा वो टी साइन थीटा है। अभी हम सामने से देख रहे हैं इसलिए हमें 2 टी साइन थीटा दिख रहे हैं, 2 टी कॉस थीटा दिख रहे हैं, बट एक्चुअली ऊपर से देखोगे तो आपको कितने टी कॉस थीटा दिखेंगे? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल पे सारे टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, मतलब टोटल टी कॉस थीटा कितने हो गए? 2 पाई आर टाइम्स टी कॉस थीटा, बराबर है 2 पाई। हाँ, ऊपर की तरफ का जो सॉलिड का लिक्विड पे फोर्स है, जिसका एक कंपोनेंट ऊपर गया एक हॉरिजॉन्टल में गया, जो ऊपर गया वो टी कॉस थीटा है, बट पूरे सरकमफरेंस की वजह से आ रहा है, इसके लिए वो 2 पाई आर टाइम्स टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है। वैसे ही 2 पाई आर टाइम्स टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल है, बट द थिंग इज हर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दूसरे हॉरिजॉन्टल फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये टी साइन थीटा इसे कैंसिल करेगा। तो सोचो अगर जो मेरी तरफ आ रहा था टी साइन थीटा वो मेरे मोबाइल के पीछे की साइड में जाने वाले टी साइन थीटा से कैंसिल आउट होगा, मतलब पूरे सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का जितना भी टी साइन थीटा है सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपवर्ड फोर्स कैपिलरी लिक्विड पे जो लगाएगी वो कितना होगा? वो होगा अपवर्ड फोर्स, इस बीकर को हटा रहा हूं मैं, इस बीकर को हटा रहा हूं मैं और नीचे लिख रहा हूं अपवर्ड फोर्स इक्वल टू 2 पाई आर टाइम्स टी कॉस थीटा। ये समझा आपको? Yes, sir. ओके, अभी मेरे पास दोनों फोर्स आ चुके हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों फोर्स एक ही जैसे, मैग्नीट्यूड वाइज सिमिलर, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट, तो कंपेयर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों फोर्स को कंपेयर करना है तो हम यहाँ लेंगे रो पाई आर स्क्वायर एच जी इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ का पाई यहाँ के पाई से कैंसिल, इसके अलावा यहाँ का एक आर स्क्वायर इसके आर से कैंसिल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या बच रहा है? रो आर एच जी इक्वल टू 2 टी बच रहा है कॉस थीटा। और कल उठ के अगर हमने रो आर और जी को डिनोमिनेटर में डाला तो एच का इक्वेशन क्या आया? एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। अरे ये तो एकदम टॉप में दिख रहा है हमें 2.28 में, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी इक्वल टू एच। इधर भी वही फॉर्मूला आया, फॉर्मूला वही आया बट कॉन्सेप्ट बदल दिया। एक कॉन्सेप्ट हमने प्रेशर का लिया था, एक कॉन्सेप्ट हमने फोर्स का लिया। समझा आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, जो इजी लगे वो डेरिवेशन आप ले सकते हो। चलो फोर्स का मैं आपको लिखा हुआ पढ़ के दिखा देता हूँ। उन्होंने लिखा है राइज ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी इज अगेंस्ट ग्रेविटी। डेफिनेटली जो कैपिलरी के अंदर लिक्विड राइज हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। हेंस वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द प्रॉपर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एकदम क्लियर पॉइंट में लिखा है कि जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? जो कंपोनेंट है सरफेस टेंशन के उसका सॉरी जो सरफेस टेंशन के कंपोनेंट है जो प्रॉपरली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं वो उसे बैलेंस कर रहे हैं। सो द लेंथ ऑफ लिक्विड इन कांटेक्ट inside the capillary is the circumference 2 pi r. Thus the force due to surface tension is given by Ft equal to surface tension into length in contact. डायरेक्टली ले लिया उन्होंने, तो उन्होंने T into 2 pi r ले लिया। सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट T है वो और कांटेक्ट है 2 pi r. Now direction of this force is along the tangent as shown in the figure. बट ये जो फोर्स है वो टेंजेंट में है, तो उसका जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा वो होगा टी कॉस थीटा। तो सिर्फ टी नहीं रहेगा, वो टी कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2t इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, ये वर्टिकल फोर्स आया जो उन्होंने क्लियरली लिख के दिखाया। Ignoring the liquid in the concave meniscus, the volume of a liquid in the capillary rises, volume equal to pi r square h. जैसे ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। Mass of a liquid in the capillary rises, mass is equal to वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी। तो वेट ऑफ अ लिक्विड क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मतलब पाई आर स्क्वायर एच रो जी। This must be equal and opposite to the vertical component of the force due to surface tension, thus equating right sides of equation, and V gets
पाई आर स्क्वायर एच रो जी इक्वल टू टी 2 पाई आर कॉस थीटा। एच इक्वल टू इक्वेशन आया, उससे हमने टी का भी इक्वेशन बनाया। इन टर्म्स ऑफ कैपिलरी राइज द एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस टेंशन इज टी इक्वल टू एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। ये मेरा सरफेस टेंशन का तीसरा फॉर्मूला आया है। पहला फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ, दूसरा है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, और तीसरा है एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक है। द सेम एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर कैपिलरी फॉल ऑल्सो। ये कैपिलरी राइज की बात की थी, कैपिलरी फॉल के लिए भी सेम एक्सप्रेशन आएगा, बट इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आ गए, आर एच रो जी 2 कॉस थीटा, इतने सारे टर्म्स है सरफेस टेंशन के साथ जुड़े हुए। अब यहां पर मुझे लगता है सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। यस, हो गया, सरफेस टेंशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो मेरा जो क्वेश्चन 2 या 3 या 4 लेक्चर पहले शुरू हुआ था, वो क्वेश्चन था फाउंटेन वाला। मैंने एक बीकर में पानी लिया, पानी में कैपिलरी ट्यूब डाला है, कैपिलरी ट्यूब में पानी जो राइज हो रहा था वो 6 सेंटीमीटर राइज हो रहा था। कैपिलरी ट्यूब को मैंने आधे से तोड़ दिया, जो 8 सेंटीमीटर की थी 4 हो गई। 4 को मैंने कैपिलरी ट्यूब को पानी में डिप किया। जो कॉलम लिक्विड का राइज हो रहा है कैपिलरी के अंदर, वो कहां तक होगा? क्या वो कैपिलरी 4 सेंटीमीटर क्रॉस होकर ऊपर फाउंटेन की तरफ उड़ेगा? एक ऑप्शन। दूसरा, क्या वो ओवरफ्लो होगा? तीसरा, क्या वो उस 4 सेंटीमीटर पे आके रुक जाएगा? चौथा, क्या वो 4 सेंटीमीटर तक भी राइज नहीं होगा? क्या आंसर था आपका? सर अभी ऑप्शन डी, पहले का पता नहीं। हाँ, पहले आपने जो भी सोचा होगा, अभी ऑप्शन डी, कैपिलरी 4 सेंटीमीटर तक राइज नहीं होगी। और किसी को क्या लगता है? पहले 6 सेंटीमीटर राइज हो रहा था ना, अभी 4 सेंटीमीटर की कैपिलरी है, तो सी, सी या बी, मैं समझ नहीं पाया। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मतलब कैपिलरी उतने लेवल तक राइज होगी बट फॉल भी नहीं होगी और फाउंटेन भी नहीं बनेगा। गुड वन। और बस एक ही, दो ही आंसर, दो ही बच्चों को लग रहा है कि ये आंसर आएगा, बाकी किसी को नहीं समझ रहा है। बोलो बोलो बोलो, दो ही आंसर आए। आशीष का भी मानना है सी है, ओके। आदि क्या लग रहा है? मुझे डी लग रहा है, डी लग रहा है, ओके। अब देखो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो भी आपने सोचा होगा, नहीं बोलना है तो आपकी मर्जी। जब तक लिक्विड सेम रहेगा ना, लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो आपको T इक्वल टू एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा दिख रहा है ना, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, T 2T, हाँ 2T कॉस थीटा इक्वल टू एच आर रो जी, एच आर रो जी। अगर आपका लिक्विड सेम है तो रो का जो वैल्यू है वो कुछ काम का नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन T, वो किस पे डिपेंड होता है? काफी सारी चीजों पे, ध्यान रखना। फोर्स अपॉन लेंथ पीछे था, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ओके। और अभी तो ये जो बचे हुए टर्म्स है उसके ऊपर डिपेंड है, जिसमें से 2 टर्म तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गए, 2 को भी हटा लेते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो जो बच रहा है एच और आर इक्वल टू टी कॉस थीटा होता है। एच और आर, क्या हमने इसमें कुछ चेंज किया? ध्यान से समझना, एच और आर में कुछ चेंज किया हमने? हाँ 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 ना। देखो, अगर मैं कैपिलरी का रेडियस छोटा कर देता हूं ना, तो कैपिलरी में लिक्विड ज्यादा राइज होता। मैंने कैपिलरी का रेडियस छोटा नहीं किया है, मैंने कैपिलरी को बड़ा करके नहीं रखा है। तो आपका अगर कैपिलरी में 6 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज हो रहा था और कैपिलरी 8 सेंटीमीटर की थी, मैंने उसको तोड़कर 4 सेंटीमीटर किया, मैंने कैपिलरी की लेंथ को इंपैक्ट किया है, रेडियस को इंपैक्ट नहीं किया है। तो एक आंसर है कि जो लिक्विड राइज होने वाला था वो 6 सेंटीमीटर तक को होने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसका हक बनता है। कैपिलरी छोटी हो गई बट लिक्विड का रेडियस, सॉरी कैपिलरी का रेडियस चेंज नहीं हुआ है, तो हाइट तो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो ऑप्शन डी कैंसल हो गया, ऑप्शन डी कैंसल हो गया। 4 सेंटीमीटर में लिक्विड 3 सेंटीमीटर तक राइज होगा या कम होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी गया। अब दूसरा, लिक्विड राइज होना चाहता है बट कहां तक राइज होगा? वो राइज होकर वो कैपिलरी के
टिप पॉइंट तक पहुंच जाएगा। उधर तक पहुंचने के बाद कैसा शेप बनता है, तो ये देखो कैपिलरी टिप तक पहुंचा है। अगर मान लो ये टिप तक पहुंचा है और लिक्विड वेट कर रहा है, तो राइज हो रहा है तो वेट ही करेगा ऑफ कोर्स, शेप ऐसा बनेगा, बराबर, शेप ऐसा बनेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर बनता है थीटा, आप समझ रहे हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज सॉरी एक्यूट है, जो 90 से कम है, मैं मान लेता हूं कि वो है करीबन 45, करीबन 45 है। अब लिक्विड और राइज होना चाहता है बट कैपिलरी खत्म हो गई है, तो क्या वो फाउंटेन की तरफ उड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन ए कैंसल, फाउंटेन की तरफ नहीं उड़ेगा। अभी बी और सी बचे, आगे देखो। लिक्विड राइज होना चाहता है बट जगह नहीं है, तो लिक्विड क्या करेगा, दूसरे कॉन्सेप्ट को इंपैक्ट करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड अगर कैपिलरी के टिप तक आया, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता, तो वो लिक्विड H को इंपैक्ट करने की जगह पे, H को इंपैक्ट करने की जगह पे R को इंपैक्ट करेगा, बट R तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है, तो ये इंपैक्ट नहीं हो पाएगा। तो बचा कौन? T को इंपैक्ट करेगा या थीटा को इंपैक्ट करेगा। किसको आसान होगा उसको इंपैक्ट करना, T को या थीटा को? T तो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन एक फोर्स है, तो ये उसको इंपैक्ट नहीं कर सकता, जरूर वो थीटा को इंपैक्ट करेगा। लिक्विड राइज होना चाहता है बट कैपिलरी खत्म हो चुकी है, तो जो अल्टीमेट इंपैक्ट पड़ेगा वो थीटा पे पड़ेगा, और थीटा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लिक्विड कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, शेप बनाएगा, फिर वो ऐसा 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 शेप बनाएगा, और फाइनली यहां तक रुकेगा लिक्विड। अब आप एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो, जो पहले 45 था, फिर वो 50 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, फिर 110 हुआ, 120 हुआ, 135 हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। हालांकि लिक्विड वेट कर रहा है सॉलिड को, डिसलाइक नहीं कर रहा है, लाइक कर रहा है, स्टिल एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बन गया, क्योंकि हाइट नहीं बढ़ पा रहा था, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को इंपैक्ट किया। थीटा इंक्रीज हुआ, कॉस थीटा डिक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज हुआ, कॉस थीटा डिक्रीज होगा, कॉस थीटा डिक्रीज हुआ, तो एच का जो इंपैक्ट था वो बैलेंस हो गया। एच को बढ़ना था बट बढ़ नहीं पा रहा है, एच कम हुआ तो कॉस थीटा भी कम हो गया, तो टी उतना का उतना रहा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी या सी? सी। सी। ये नीट का क्वेश्चन है, कुछ भी जजमेंट नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपके ऊपर चॉइस है, सही टिक किया 4 मार्क्स, गलत टिक किया -1। सही और गलत कैसे डिसाइड करोगे, पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। आर कांस्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, रो कांस्टेंट है, लिक्विड सेम है, जी कांस्टेंट है ग्रेविटी की वजह से, 2 कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। जो 3 बचे थे, टी, कॉस थीटा और एच, इसके ऊपर सब कुछ था। एच आपने कम कर दिया जो एक्चुअली ज्यादा था, तो उसका इंपैक्ट या तो टी पे जाएगा या तो कॉस थीटा पे जाएगा। टी पे जा नहीं सकता क्योंकि वो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का फोर्स है जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर होता है। जितना ओपन एरिया होगा उतना सरफेस टेंशन होगा, ओपन एरिया चेंज नहीं हुआ, इसलिए टी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट होगा थीटा पे, थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा कम होगा। एच कम हो चुका है तो उसके सामने कॉस थीटा कम होगा, मतलब कॉस थीटा कम होने के लिए लिक्विड राइज होकर उस लेवल तक पहुंचेगा जिस लेवल तक कैपिलरी का हाइट है, उसके ऊपर वो कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड शेप बनाएगा और लिक्विड वहां पे जाके स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, फाउंटेन नहीं होगा, नीचे तक नहीं रहेगा। चलो अब आते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे जो हमने छोड़ दिया था। प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेशर क्या था मैंने आपको पूछ लिया था, आपने आंसर भी दिया था, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया है, जिसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल, उसके दूसरे यूनिट है टॉर या तो बार। ठीक है, ये सारे यूनिट का आपस में कन्वर्जन है, आप उसको ढूंढ के रखना, इसमें दिया भी है या आपको मिल जाए कहीं अलग से तो प्लीज उसको लिख के रखना। बार और टॉर में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है यूनिट को, एग्जाम में पूछते हैं कन्वर्जन टॉर टू बार या बार टू पास्कल, तो ये सब आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। आगे जाते, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब एक चीज हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लिक्विड है
उसके ऊपर जो कॉलम होता है ना लिक्विड का, उतना ही प्रेशर वो लिक्विड के ऊपर एक्ट होता है। बट उसको समझने से पहले प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना है वो समझ लेते हैं। तो मेरे पास एक वेसल है, वेसल को फिल्ड किया है लिक्विड के साथ, मतलब वाटर के साथ। उसके अंदर प्रेशर मेजर करने के लिए हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर डाल दिया। इमेजिनरी सिलेंडर कैसा है? तो इमेजिनरी सिलेंडर ओपन सिलेंडर है, दोनों साइड से ओपन नहीं है, एक साइड से क्लोज्ड है, नीचे से ऊपर से ओपन है। जो नीचे से क्लोज्ड है उतना सरफेस एरिया ए है, ऊपर का सरफेस एरिया भी है, बट ये कैसा है? एक ओपन सिलेंडर है, वन साइड से ओपन। तो इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है वो वाटर ही है और कुछ नहीं है। लेट द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बी रो, सब डेंसिटी सेम है रो, एंड हाइट ऑफ अ इमेजिनरी सिलेंडर बी एच, एज शोन इन द फिगर, ये सिलेंडर का हाइट है। The liquid column exert a force F equal to mg, which is its weight on the bottom of the cylinder. अभी जितना लिक्विड उस सिलेंडर के अंदर है, वो लिक्विड सिलेंडर के बॉटम सरफेस पे वेट एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड में, F equal to mg, जो एक्चुअली वेट है। दिस फोर्स एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उससे क्या होगा कि सिलेंडर नीचे जाने के लिए प्रेशराइज होगा आगे। Therefore, the pressure exerted by the liquid column on the bottom of the cylinder. अभी क्या हो रहा है कि जितना लिक्विड सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, जो उस सिलेंडर को नीचे प्रेशराइज कर रहा है, वो एक फोर्स था। बट दूसरा फोर्स कौन सा है? दूसरा फोर्स जो यहां से, मतलब ये जो सिलेंडर का बॉटम एरिया है उसको लिक्विड नीचे से ऊपर लगा रही है। द फोर्स एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वो mg था। Therefore, the pressure P exerted by the liquid column on the bottom of cylinder pressure equal to force upon area. अभी फिलहाल ये जो प्रेशर है उसके बारे में हमने कहीं से बात नहीं की कि प्रेशर कहां से कहां एक्सर्ट हो रहा है। हमने सिर्फ इतना बताया कि प्रेशर जो है एक्सर्ट हो रहा है बॉटम ऑफ द सिलेंडर के ऊपर, वो ये है। पर बॉटम ऑफ द सिलेंडर के ऊपर से प्रेशर नीचे एक्ट हो रहा है या नीचे से ऊपर, उसके बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ प्रेशर की बात की है, डायरेक्शन की बात नहीं की है। प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है? प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। तो उसको डायरेक्शन रिक्वायर्ड है क्या दिखाने के लिए? नो सर। अच्छा, प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो लिक्विड में फोर्स का काम कर रही है। मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बाहर अगर हम सॉलिड की बात करते हैं ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मैंने उसको फोर्स लगाया, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा मैंने उसको प्रेशर लगाया। सॉलिड का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो मैंने फोर्स लगाया, और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास है। पर जब मैं लिक्विड में चले जाता हूँ ना, तो फोर्स जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो फोर्स कन्वर्ट होता है प्रेशर में, और वो जो मास जैसी ऑब्जेक्ट था जिसका मास है वो कन्वर्ट हो जाता है डेंसिटी में, क्योंकि मास जैसी चीज बचती नहीं है लिक्विड के अंदर, मास जैसी कोई चीज बचती नहीं है, डेंसिटी बच जाती है। तो अगर हम लिक्विड के अंदर है तो हमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट फोर्स के टर्म्स में समझना पड़ेगा, और फोर्स अगर वेक्टर है तो हमें फिर डायरेक्शन भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर अंदर जब लिक्विड के अंदर होते तो प्रेशर के डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं ये चीज? लिक्विड के अंदर प्रेशर है ना तो उसको डायरेक्शन वाइज दिखाना पड़ता है, बट वही प्रेशर अगर एयर में होता ना तो उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि जब लिक्विड में चले जाते तो वो फोर्स के टर्म्स में प्रेशर हम बता रहे हैं, और फोर्स वेक्टर है, इसकी वजह से डायरेक्शन के थ्रू दिखाना पड़ता है। एक और नया फिजिक्स का मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताया कि ये भी चीज है कि प्रेशर स्केलर होने के बावजूद विथ डायरेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट वो भी सिर्फ लिक्विड के अंदर। ना अभी इन्होंने क्या बोला है कि लिक्विड कॉलम एक्सर्ट अ फोर्स F equal to mg which is weight on the bottom of the cylinder। तो वो जो लिक्विड सिलेंडर के अंदर था, वो लिक्विड सिलेंडर को नीचे बॉटम वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहा है mg। दिस फोर्स एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमें पता है। Therefore, the pressure P exerted by the liquid, ध्यान से सुनना, प्रेशर P exerted by the liquid column on the bottom of the cylinder is P is equal to F upon A। जो प्रेशर सिलेंडर के अंदर लिक्विड है वो लगा रहा है, ये प्रेशर सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है वो लगा रहा है किधर? बॉटम ऑफ द सिलेंडर पे। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड में। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू mg अपॉन A हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू mg है। नाउ m की बात करें तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इनटू हाइट हो जाएगा, और डेंसिटी रो हो जाएगा, तो वो AH रो हो जाएगा।
पूरा फॉर्मूला होगा प्रेशर इज इक्वल टू ए एच रो जी अपॉन ए गेटिंग कैंसल, तो प्रेशर इक्वल टू एच रो जी हो गया। ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? दिस प्रेशर इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। बट अगर पूरा पूरा लिक्विड रेस्ट होता ना, तो ये प्रेशर लिक्विड का सिर्फ बॉटम पे नहीं लगता, वो बॉटम के साथ साथ साइड वॉल पे भी लगता। सो दस द प्रेशर पी ड्यू टू अ लिक्विड of density rho at rest and at a depth h below the free surface is h rho g। फिलहाल के लिए उन्होंने h rho g क्या है वो बताया है। h rho g वो प्रेशर है जो लिक्विड लगा रहा है उस सिलेंडर के ऊपर। Note that the pressure does not depend on the area of imaginary cylinder used to derive the expression। तो सिलेंडर का एरिया कितना है, on that basis pressure depending। हाँ, pressure does not depends on the area of imaginary cylinder used to derive the expression। तो ये प्रेशर सिर्फ h rho g पे डिपेंड है। h मतलब कितना लिक्विड कॉलम नीचे है सरफेस से, फ्री सरफेस से कितना लिक्विड कॉलम नीचे है, वहां का प्रेशर h हाइट पे डिपेंड है, दूसरा डेंसिटी कौन से टाइप का लिक्विड है, और तीसरा ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। As pressure h rho g is a pressure exerted by a fluid at rest is independent of the shape and size of the container। तो ये चीज हमेशा याद रखना, प्रेशर लिक्विड के अंदर साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं है। दूसरा, प्रेशर इक्वल टू एच रो जी इज ट्रू फॉर ऑल लिक्विड एज वेल एज फॉर गैसेस। गैसेस के अंदर भी ये प्रेशर एच रो जी रहता है, लिक्विड के अंदर भी एच रो जी रहता है। ठीक है, आगे जाते हैं। ओके यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि वो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, 2 मिनट में ज्यादा होगा नहीं, वैसे भी टाइम खत्म हो गया। तो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप ढूंढ के रखना और हो सके तो नोटबुक में लिख के रखना। क्वेश्चन नंबर 9, derive an expression for a capillary rise of a liquid column या liquid having a concave meniscus। expression of capillary rise for a liquid having a concave meniscus, ये एक है। ये एक है derive an expression of a excess pressure inside a liquid drop, ये दूसरा है। और ये आप नेट से ढूंढ लेना, why 2 or more mercury drops forms a single drop when brought in contact with each other। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, नेट से मिलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढना, 369। ओके चलो एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग नया टॉपिक। ये नोटबुक में लिख के रखना, ढूंढ के रखना इन द सेंस सिर्फ दिखाना नहीं है, नोटबुक में लिख के रखो जो नोटबुक बनाई है। बोलो ना। आपने फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल भेजा नहीं है? अरे मैंने वो पीडीएफ बनाया था पर मैं कहाँ रखा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब वो पेज है ना मेरे को मिल चुका था, मैंने उसी वक्त पीडीएफ बनाया था, बट वो अभी पीडीएफ मैंने
मोबाइल से डिलीट किया या लैपटॉप से या पीसी से डिलीट किया, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को मिलता है वैसे डाल देता हूँ मैं। पेजेस मेरे को अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने बीच में लास्ट संडे को थोड़ा क्लीनिंग किया ना, तो कहीं यहाँ वहाँ रख दिया है। और पीडीएफ का फाइल मोबाइल्स में मिल जाता है कहीं पीछे से, तो मैं डाल देता हूँ। बाकी फोटोज है मेरे पास, फोटो चलेगा क्या? हाँ सर, हाँ हाँ तो चलेगा। तो फोटोज में डाल देता हूँ, लमसम सारे फोटोज है अभी डाल देता हूँ। चलो ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग ढूंढ के रखना। ओके, थैंक यू सर, बाय। या बाय बेटा, बाय। बस। या बाय बच्चा।